ये जो देख रहे हैं वो है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट आपने सुना होगा लाल दवा के नाम से। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है और ये है, उसमें हम जब पानी में मिलाते हैं तो इस तरह का विलयन बनती है। बच्चों, आज हम इस जादुई रसायन को समझेंगे। देखिए, इसका गहरा बैंगनी रंग, इसकी संरचना समचतुष्फलकीय होती है। ये एक बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक है। यहां पर आपको सीखने को मिलेगा पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाएंगे, इसके रासायनिक गुण क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है, और रासायनिक गुण के अंतर्गत इसके ऑक्सीकरण गुणों को जानेंगे तो आप रिएक्शन बनाना भी सीखेंगे। इसलिए अंत तक बने रहिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है लाल दवा के नाम से। जल यानी पानी, पीने के पानी या उपयोग करने के पानी जिसे हम प्राप्त करते हैं कुओं से या रखे होते हैं टंकियों में, तो काफ़ी समय से उसमें छोटी छोटी सूक्ष्म जीवें पनपने लग जाती हैं, जिससे ये पानी पीने लायक नहीं बचता या हानिकारक हो जाता है। तो उनमें हम उन सूक्ष्म जीवों को, जो हानिकारक जीव हैं, उनको नष्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के नाम से जाना जाता है। हम बात करें, इसका अणुभार 158 होता है। अब इसका अणुभार निकाल लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39, मैंगनीज का होता है 55 और ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा 4, 4 बार है तो इस तरह से इसका अणुभार हुआ। आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान कितना हुआ, इसको टोटल करके देखिए। 39 + 55 + 64 हो गया 158। टोटल कर लीजिएगा। AMU एटॉमिक मास यूनिट इसकी इकाई है। तो इसका अणुभार ये हुआ। हम आगे जाके तुल्यांकी भार भी ज्ञात करेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट मास। देखिए, KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई? पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, प्लस Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, जोड़ देंगे x, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 4 बार ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो क्या है? 0 है। यस, इसका मतलब हुआ 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो हो गया x - 7 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू हो गया +7। +7 ऑक्सीडेशन नंबर है किसमें? KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। याद रखिए, ये आपको कैलकुलेशन होगा। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी संरचना कैसी होगी। इसकी संरचना होती है समचतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल। इसमें Mn पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, sp3 संकरण पाई जाती है। अब इसकी संरचना क्या होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। हम यहां पर बात करते हैं KMnO4 से रिलेटेड। KMnO4 जो है आयनीकृत होकर के K+ तथा MnO4- बनाता है। इस आयन को कहा जाता है परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन कहा जाता है। परमैंगनेट आयन की स्ट्रक्चर होगी कि Mn, एक Mn के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। एक ऑक्सीजन यहां पर हो गया, दूसरा ऑक्सीजन यहां पर हो गया, तीसरा ऑक्सीजन यहां पर हो गया, चौथा ऑक्सीजन यहां पर हो गया। समचतुष्फल की संरचना है। अगर हम इसको ऐसे मिला दे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन जहां पर एक माइनस होगा वहां पर सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड इनमें हो सकता है, इनमें हो सकता है, इनमें हो सकता है। तो जिनके साथ भी माइनस चार्ज होगा वहां पर सिंगल बॉन्ड होगा। अनुनाद होगा तो इनकी 4 संरचना वैसे भी बन जाएंगी। तो ये हुआ परमैंगनेट आयन की संरचना। अगर इस संरचना को हम अगर इस तरह से काल्पनिक रेखाओं से जोड़ के देखें तो हमें नजर आएगा ये जगह पर समचतुष्फल की संरचना। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन में देखा होगा, और इसका एंगल जो होगा, किसी भी जगह पर इसका एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ये तो हुआ
पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन अगर पोटेशियम मैग्नेट की बात करें तो ये है K2MnO4, इसको कहा जाता है पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट पानी में घोलो तो टूट जाएगा, K प्लस 2 आयन प्लस बचेगा MnO4 2-, ये मैंगनेट आयन कहलाता है। ये मैंगनेट आयन। मैंगनेट आयन के फॉर्मूले क्या होंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। कौन सा स्ट्रक्चर होगा बेटा, ये वाला चतुष्फल की, समचतुष्फल की संरचना होगा। तो इसका भी देखें स्ट्रक्चर Mn, लेकिन इसमें 2 जगह माइनस है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो इसमें 2 जगहों पर माइनस होगा, किसी भी 2 जगह पर, और जहां पर माइनस है उसमें सिंगल बॉन्ड, और जहां पर कोई माइनस चार्ज नहीं लगा है उस पर डबल बॉन्ड। इस तरह से इसकी भी संरचना वैसे ही है, सेम। इस तरह से समचतुष्फल की संरचना होगी। तो मैग्नेट आयन, परमैंगनेट आयन। इस आयन के बारे में ये बता दें कि ये होता है बैंगनी रंग का, जबकि ये होता है हरे रंग का, ये होगा हरा। इनमें Mn पर, इसके Mn पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, Mn+7, जबकि इसमें होगा कितना, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर 6, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है +6, तो +6 Mn है तो हरा है, और Mn पर +7 है तो बैंगनी रंग हो गया। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा, अलग अलग माध्यमों में इसका रंग बदल जाता है। इसकी ज्यामिति को हमेशा याद रखिएगा। KMnO4 बनाने की विधियां, हम एक विधि पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विधि 2 पदों में संपन्न होती है। पहले ये पोटेशियम मैग्नेट बनाता है, और दूसरे पार्ट में होता है पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाते हैं। इन्हें 2 भाग हो गया। पहला भाग क्या हुआ, पोटेशियम मैग्नेट बनाएंगे, और दूसरे भाग में पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तित करेंगे। तो क्या होने वाला है जरा देखिएगा। सबसे पहली बात यह है, ये बनाने के लिए हम काला पत्थर लेते हैं, यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड लेते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड काले रंग का पदार्थ होता है, इसका पाउडर होता है। तो ये MnO2 है, ये लिया जाएगा। पोटेशियम मैग्नेट को जब हम अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, KOH के साथ और पोटेशियम क्लोराइड के साथ, इनको गर्म करेंगे। हम जब ये काम करते हैं क्या करेंगे भैया, इसमें KOH मिला देंगे प्लस KNO3 मिला करके इनको संगलित करेंगे, यानी कि इतना गर्म करेंगे कि पिघलने तक लग जाए। संगलित करता है, यस, यानी कि गर्म करते हैं। तो ये बनाता है पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है K2MnO4, और आप देख रहे हो इसका रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। तो कैसे हरा हुआ, कहाँ से, काले रंग से वो हरे रंग में परिवर्तित हो चुका है। अब इस चीज़ को समझना है कि हो कैसे रहा होगा, इसका रिएक्शन क्या हो रहा होगा। तो इसके 2 पदों में इस रिएक्शन को करते हैं। चलिए, हमने लिया है MnO2, और क्या क्या लिया है, हमने लिया MnO2, लिया है KOH, और हमने लिया KNO3। तो इसमें 2 पदों में ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। प्रथम पद, पहले पद में ये KNO3 जो है वो टूट करके बनाता है KNO2, यानी एक ऑक्सीजन निकल गया, ये निकल गया बाहर। यही ऑक्सीजन अगले स्टेप में काम करता है। द्वितीय पद, दूसरे पद में ध्यान से देखिए, ये जो ऑक्सीजन है काम करेगा, किसके लिए काम करेगा भैया, ये MnO2 है, उसको ऑक्सीकृत करेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, इसमें ये KOH इनके साथ रिएक्शन करके बनाता है K2MnO4 बनाता है, K2MnO4। K 2 बार है बेटा, हमने इसको 2 बार ले लिया। Mn 1 बार है, इधर भी 1 बार है, बराबर हो गया। अब जो बचा है उसको ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन यहाँ पर है
4, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 और 2 4। अब यहाँ पर 4 हो गया ऑक्सीजन, लेकिन देखिए एक 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है। इसी 2 हाइड्रोजन को लेने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन ले लूँगा, तो इसके दोनों हाइड्रोजन को लेकर के बना लिया पानी। इस प्रकार से यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अगर इन दोनों अभिक्रियाओं को मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों साइड ही ये कट गया। अब देखो इनको जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा, KNO3 प्लस MnO2, ये MnO2, फिर ये है 2KOH, ये गर्म होने पर बनाता है यहां पर KNO2 प्लस ये K2MnO4 प्लस एक पानी H2O। तो इस तरह से ये बन जाता है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ। ये देखिएगा हमने ये लिया था, ये हो गया, देखिए कहाँ से, ये Mn, ये वाला हो गया, ये वाला यहाँ से हो गया, ये वाला यहाँ से हो गया। तो ये सारी चीज़ें, तो क्या क्या हुआ आपको समझ में आया। हमने पोटेशियम या मैंगनीज डाइऑक्साइड में पोटेशियम ऑक्साइड पोटेशियम नाइट्रेट मिला करके इनको गर्म करते हैं तो हमें मिलता है ये हरे रंग का क्रिस्टल पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट का फॉर्मूला ये है, ये हरा रंग का पदार्थ मिलता है। यस, ये पहला काम हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट बनाने से पहले हमने ये काम किया। अब पोटेशियम मैंगनेट जो बन गया है उससे हमें प्राप्त करना है पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या करेंगे, पोटेशियम मैंगनेट में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं। पोटेशियम मैंगनेट के हरे रंग के इस विलयन में हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। जरा देखिए, K2MnO4, ये पोटेशियम मैंगनेट है जो हरे रंग का पदार्थ है। इसमें मैंने प्रवाहित कर दिया क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस प्रवाहित करूंगा तो क्या होता है, एक क्लोरीन इस एक पोटेशियम को लेकर के निकल गया KCl बन करके, और बच गया हमारे पास KMnO4 हो गया। अब यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर देख रहे हो 2 क्लोरीन उधर, एक है, संतुलित कर देते हैं। चलिए 2 क्लोरीन कर दिया, 2 क्लोरीन किया तो पोटास भी 2 हो गया यहां से, तो इसमें 4 हो गया, तो 2 इधर हो गया, 2 इधर करते हैं, 4 हो गया। ये लीजिए संतुलित हो गया सब कुछ। तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर बैंगनी रंग का पदार्थ बन चुका है, बैंगनी पदार्थ बन चुका है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। पोटेशियम मैंगनेट से पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। क्या किया हमने, इसके विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करा मैंने, तो वो बन गया। देखिए कितना आसान रिएक्शन है। तो हमने 2 पदों में रिएक्शन कराया। पहले हमने बनाया पोटेशियम मैंगनेट और फिर पोटेशियम मैंगनेट से पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि है, काले पदार्थ से काला पत्थर को हमने यहाँ जिसको पायरोलोसाइड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इसको काला पत्थर कहा जाता है, पायरोलोसाइड कहा जाता है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। तो इनकी क्रियाएं हम इस तरह से करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए साहब, ये हुआ बनाने की विधि। अब देखते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसके। सिंपली जो पोटेशियम परमैंगनेट है, आप उसे देखें तो आपको पता चल जाएगा, ये बैंगनी कलर का क्रिस्टल होता है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। सुई आकार, लंबे लंबे आकार में इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि मैं इसको अगर जूम करके दिखाऊं तो आपको इतना बड़ा बड़ा लंबी लंबी सुई जैसी क्रिस्टल नजर आएगी। लेकिन जब आप लैब में जाओगे तो बेटा टुकड़ों में दिखाई देगा, लेकिन वही दिखाई देगा। इसका टुकड़ा समझो, इसके टुकड़े कैसे होंगे, थोड़े लंबे लंबे कटे कटे टूटे टूटे होगा, तो वो क्रिस्टल होता है। तो इसका ये कैसा होता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 जो है गहरे बैंगनी काले रंग का क्रिस्टल होता है। भूरा देखिए, काले भूरे निर्जल सुई के आकार का धात्विक चमक वाला क्रिस्टल होता है। यानी जो दिखाई दे रहा है वही बोलेंगे भैया, ठीक है। तो कैसा होगा, पोटेशियम परमैंगनेट गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टल होता है। सुई के आकार की, सुई मतलब सूच्याकार होती है, निडल शेप्ड होता है और धात्विक चमक इसमें बनाए रहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। आप होली के टाइम पे रंग बनाते हो जिसको कहते हैं चूड़ी रंग, आपने देखा होगा।
चूड़ी रंग जैसा दिखता है बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिएगा। चूड़ी रंग आपने ठोस में देखा होगा तो इसमें धातु चमक, उसके क्रिस्टल देखेंगे धातु जैसे मेटल में चमक रहती है ना, वैसे मेटल चमक दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि रियल में मेटल है, लेकिन मेटल नहीं होता, मेटलिक चमक होती है, मेटल क्लस्टर पाई जाती है। और क्या देखने को मिलता है, वो जब पानी में घोलते हो तो मस्त पिंक कलर का आता है, तनु हो तो, और ज़्यादा गाढ़ा कर दिए तो वैसे ही बैंगनी जैसी कलर आ जाती है। तो वैसा ही है, यही पोटेशियम परमैंगनेट जैसी चीज़ें होती हैं। आगे बात करें, इनको जल में घोलेंगे, जैसे जल में इस क्रिस्टल को डालेंगे तो इस तरह से घुलते हुए नीचे की तरफ बैठेगा और बैंगनी कलर का विलयन का निर्माण करने लग जाएगा। ये पिंक जैसा दिखता है बेटा, यहाँ पर लालिमा ज़्यादा है, नीलापन कम है, तो बैंगनी कलर थोड़ा सा लाल की तरफ ज़्यादा दिखाई देती है, पिंक की तरफ ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये बैंगनी कलर का विलयन प्राप्त होता है। ये जल में घुलनशील है, पानी में घुल जाती है, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसपास ये लगभग 7% ही घुल पाता है। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाते इसकी घुलनशीलता बढ़ती जाती है, विलयशीलता बढ़ती जाती है, और 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इतना अधिक घुलता है कि ये 25% तक घुल जाता है। आप ये मान के चलो, ये ठोस पदार्थ को अगर मैं इतने बड़े किसी बोतल में रखता हूँ तो ये पानी है मान लेते हैं, तो इसमें इतनी मात्रा तो ज़रूर आप ठोस का घुल जाएगा, इतना गाढ़ा हो जाता है, यानी अच्छी खासी ये घुल जाती है। पोटेशियम परमैंगनेट 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अत्यधिक विलय होता है और लगभग 25% घुल जाता है। इनके भौतिक गुणों में एक और गुण की बात करते हैं, इसकी गलनांक की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 523 केल्विन होता है, यानी अगर मैं डिग्री सेल्सियस में लूं तो 250 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि आपको पता है केल्विन में तापमान, डिग्री सेल्सियस में तापमान प्लस 273 जोड़ेंगे तो अगर हम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन में है ना, और ये किस में है, डिग्री सेल्सियस में है। हाँ, तो डिग्री सेल्सियस में अगर निकालना चाहोगे तो आपको क्या है, 273 से घटाना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस में, स्मॉल टी। चलिए साहब, ये घुलता, अच्छा यहाँ पर जो प्रयोग दिखाई दे रही है उसको ज़रा समझेंगे। एक बॉक्स जैसी संरचना होती है ना, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर टेम्परेचर कितना है वो पता लगाने के लिए हमने एक मीटर लगा दिया, यहाँ पर मीटर लगा हुआ है। वो मीटर क्या करता है कि अंदर का तापमान को मापता है। हम गर्म करने के लिए इस हीटर वाले चैम्बर में रखते हैं, अलग अलग देखो सॉल्ट को रखा गया है। हमने जिस सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट निकालना है उस सॉल्ट को एक कांच की ट्यूब में भर के रख देते हैं, ट्यूब में इस तरह से भरा हुआ, और हम उसको गर्म करते जाते हैं, इसके हीट बढ़ाते जाते हैं। हमने देखा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, एक टेम्परेचर ऐसे आता है 523 केल्विन तापमान, तो 523 केल्विन तापमान पर ये पिघलने लगती है, द्रव की तरफ बहने लगती है। उस तापमान को नाप लेते हैं। 523 डिग्री 250 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर नहीं पिघलती, उससे ज़्यादा होने पर पिघलती है, यानी 250 होने पर ये पिघलना शुरू कर जाता है, तो वह तापमान इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस तरह के प्रयोग से हम देख सकते हैं। अब बात करेंगे रासायनिक गुणों की, बात करेंगे हम इस पदार्थ को, पोटेशियम परमैंगनेट को रासायनिक रूप से क्या परिवर्तन होता है, तापमान में क्या परिवर्तन होगा, दूसरे पदार्थ मिलाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, इन सारी बातों को हम यहाँ पर पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक सबसे पहला काम देखें, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करके देखते हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा, सबसे पहला है ऊष्मा की क्रिया, यानी कि एक्शन ऑफ हीट। उस पर अगर गर्म करें तो क्या इफेक्ट डालती है। जब पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं ना तो टूटने लगता है, किसमें, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे तो टूटता है मैंगनीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है, विघटित हो जाती है, टूट जाती है। चलो देखते हैं, एक बार रिएक्शन करके देखते हैं। KMnO4 को गर्म किया जाए, गर्म के लिए हम डेल्टा लगाते हैं, तो ये टूट करके बनाता है पोटेशियम मैग्नेट, यानी कि K2MnO4 बनाता है, यानी ये पोटेशियम परमैंगनेट बन गया, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट बन गया। साथ में इसका देखिए यहाँ पर मैंने 2 बार है K, तो मैं इसको 2 बार कर देता हूँ। 2 बार करने से देखिए Mn 2 बार हो गया, तो एक बार Mn बाहर निकल चुका है MnO2 के रूप में। दोनों साइड में पोटेशियम, इधर भी 2 है, इधर 2 है, यस, Mn 2 है, 1 और 1 करके 2 हो गया। इस तरह से हम करते हैं, रिएक्शन को समझना है, रिएक्शन में गड़बड़ी नहीं होगी फिर इसके बाद। अब ये हो गया, अब चेक करो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 दूनी 8,
यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 और 2 6, यानी कि O2 बच गया, ऑक्सीजन भी निकलता है। हमने पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कर रहे हैं, देखिए गर्म करते करते कुछ मात्रा रिएक्शन होते हुए ये ग्रीन कलर की तरफ जा रही है, आप देख रहे हो, बैंगनी कलर से ग्रीन कलर की तरफ जा रहा है। गर्म कर रहे हैं, हमने कांच के ट्यूब में लेकर के गर्म किया, और ये क्या निकल रहा है, इसमें से कुछ ऑक्सीजन गैस निकलेगा, तो ये MnO2 काले रंग के पदार्थ भी कुछ कुछ मिलेंगे, तो ये बन गया हरे रंग का पदार्थ, कुछ काले रंग का पदार्थ, और ऑक्सीजन गैस इसमें से निकलती है। ये इस जगह पे अभिक्रियाओं को दिखाया जा रहा है इस चित्र के द्वारा। चलिए साहब, अब बात करते हैं भैया हाइड्रोजन की क्रिया। हाइड्रोजन गैस इसमें अगर प्रवाहित करेंगे तो क्या रिएक्शन देगा? हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो ये मैग्नस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नस ऑक्साइड। मैग्नस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा MnO। चलिए इसको भी देखते हैं रिएक्शन करके। KMnO4 में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं और इसे गर्म भी कर रहे हैं, इसे गर्म भी कर रहे हैं। तब क्या हुआ? हाइड्रोजन इनके साथ रिएक्शन करता है, और क्या आपको पता है कि ये पूरी तरह झुलस जाएगा, यानी कि जिसके जिसके पास भी ऑक्सीजन होगा उसे लेकर के वो पानी निकालने की कोशिश करेगा जितना हो सके। तो ये पहला काम होता है कि इसका K ऑक्सीजन और H ये मिल करके निकल जाएगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन के निकलता है। साथ में MnO2 अगर टूटे, देखो गर्म करने से क्या क्या बन रहा था, आपको याद होगा, सिर्फ गर्म करने से ये बन रहा था, इसका भी ऑक्सीजन ले गया हाइड्रोजन, ये बन रहा था, इसको भी इसी रूप में अलग कर दिया। अलग करने के बाद ये बना लेगा कि यहां पर MnO बना लेता है। अब पूरी तरह से इसको देखते हैं, चेक करते हैं क्या क्या बना है। अब देखो हाइड्रोजन हो गया, MnO बन गया, पोटेशियम जो बन गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Mn बन गया MnO। अब हमारे पास है ऑक्सीजन, इस जगह पर कितना, 4 ऑक्सीजन में से 1 और 1 निकल गया, कितना ऑक्सीजन हो गया, 2। अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन बचा है, तो 3 के लिए 3 ऑक्सीजन 3 पानी बना लेगा। तो इस तरह से हमारे पास 3। संतुलित करके देखिए क्या क्या है। पोटेशियम 1 Mn 1 दोनों साइड में चेक करना। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन है 2, हाँ ये 2 बार आएगा, 2, ये 2 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। अब क्या बचा? हाइड्रोजन है 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2, 2 दूनी 4। लेकिन बात यह है कि बेटा ये नहीं, हाइड्रोजन उधर 4, हाँ अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, उधर 4 है और इधर 1, कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 हुआ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/2। तो ऐसे में तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है? 5, यानी हाइड्रोजन 5 है, तो इसको 2 से गुणा कर दूं तो क्या मिलने वाला है, ज़रा देखें तो 2KMnO4, अगर 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, 10/2 यानी कि 5 H2, और गर्म हो रहा है, और क्या मिला? 2KOH प्लस 2 MnO, 2 से गुणा हो रही है ना सब कुछ, और 4 पानी कर लें, 2 से गुणा हो गया, ये लीजिए। आप ऊपर वाले जैसा भी लिख सकते हो, नीचे वाला जैसा भी, चेक कर लो। पोटेशियम 2 बार दोनों साइड, Mn 2 बार दोनों साइड, ऑक्सीजन यहां पर है 4 दूनी 8, 2 2 4 और ये 4 8। हाइड्रोजन हो गया यहां पर 10, 5 दूनी 10, ठीक से लिख दूं, 5 दूनी 10। हाइड्रोजन हो गया यहां पर 2 और यहां पर 4 दूनी 8, ठीक, 8 2 10, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो रिएक्शन में क्या पता चला कि जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और गर्म करते हैं तो ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बनाता है MnO, बनाता है H2O। हमने सेम रिएक्शन को यहां पर लिखा है, उसकी प्रक्रियाओं को हमने प्रयोगशाला में दिखाया है अलग तरह से, और कि पोटेशियम परमैंगनेट पर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो कुछ भाप बन रहा है, KOH बनेगा और MnO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला रिएक्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 2 प्रकार की रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। पहला सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन, और दूसरा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को के साथ रिएक्शन कराएंगे और गर्म करेंगे। 2 तरह के रिएक्शन हमको दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर यह बनाता है मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड। इसका पूरा नाम क्या होगा? मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं कि कैसे होगा यह रिएक्शन। चलो चेक करें। KMnO4 सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। तो एक बात तो है बेटा, कभी भी रिएक्शन करते हो तो ध्यान रखो, आयंस पे ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम की संयोजकता होता है +1 और SO4 का होता है -2। तो ये दो संख्या इधर आएगा और एक संख्या इधर आएगा, एक है ना ये, तो क्या बन गया? K2SO4। ये ऐसा होगा। चलिए, तो पोटेशियम सल्फेट के साथ मिलकर के तो K2SO4 बनाएगा ही बनाएगा, प्लस यहां पर एक विशेष चीज बनता है जिसको कहते हैं मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड। हेप्टा यानी 7, तो डाइमैग्नीज MN2O7 बनाएगा। अब इसके बाद चेक करते हैं कि क्या क्या है। Mn इधर 2 बार है, उधर K 2 बार है, Mn 2 बार है, तो मैं यहां पर 2 करके लिख देता हूं, तो दोनों संतुलित हो गया। अब चेक करते हैं SO4 यहां पर 1 बार है, 1 बार, ये भी संतुलित हो गया, इसमें कुछ बात नहीं है। लेकिन देखें ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन है 4 दूनी 8। ये वाला ऑक्सीजन तो यहां पर है ना, तो उसको छोड़िए। यहां पर ये वाला 8, तो ये बचा 7 मतलब 1 ऑक्सीजन बच रहा है। अब यहां पर 2 H है, ये भी बच रहा था, तो ये H2O का निर्माण कर लिया। ये लीजिए, इस तरह से H2O का निर्माण कर लेता है। ये रिएक्शन हो रहा है यहां पे, तो हो गया ये। लेकिन याद रखना ये अस्थायी है। ये क्या चीज है? मैंगनीज हेप्टाऑक्साइड। ये अस्थायी है। ये कुछ भूरा, लाल भूरा पीला कलर का ये पदार्थ है, लाल भूरा कलर का पदार्थ है, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ बेटा? ये पोटेशियम परमैंगनेट के गाढ़े विलयन में आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ये सल्फ्यूरिक एसिड को दिखा रहा है, H2SO4 को डाला, तो इस तरह से ये बन जाता है। लेकिन ये काफ़ी समय तक नहीं रहता है, ये लाल भूरे रंग का पदार्थ के रूप में रहता है और ये विघटित होकर के मैग्नीज डाइऑक्साइड बना लेता है। देखो कैसे टूटता है, जरा देखिए, Mn2O7 बन गया। चूंकि ये अस्थायी है इसलिए टूट करके ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा MnO2 बना लेगा। MnO2 ये बना लिया। अब इसको थोड़ा सा देखें, Mn 2 बार है यहां पर, सॉरी Mn कितने बार है? 1 बार। तो यहां पर Mn को मैं यहां पर क्या कर दूं? 2 का गुणा कर दूं, तो ये कितने बार हो गया? 4 बार हो गया। 4 बार हो गया, यहां पर मैंने 4 कर दिया। अब देखो 7 दूनी 14 ये है। ऑक्सीजन यहां पर क्या है? 4, कितना है देखो, 4 दूनी 8, इधर 14 है, उधर 8 है। कितने का डिफरेंस है? 14 और 8 में कितने का डिफरेंस हुआ? 6 का। यानी कि ऑक्सीजन निकलता है O2 3 टाइम्स। तो इस तरह से ऑक्सीजन गैस यहां से निकलती है। गैस को ऐसे शो किया जाता है या फिर G लगा देते हैं। इस तरह से ये काला पदार्थ बन जाता है। फिर ये तो ये अस्थायी है बेटा, हमने पहले भी लिख दिया है, अस्थायी है, यानी ये काफ़ी समय तक नहीं रहता, ये खुद ब खुद विघटित होता रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ मैंने ये वाला फिगर यहाँ पर दिखाया था, इस फिगर को यहाँ पर भी देख सकते हैं। MnO2 मिलता है जो भूरी वाष्प के रूप में दिखाई देती है और फाइनली वो MnO2 और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। एक मज़ेदार बात ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा होता है। यहाँ पर ये ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, यानी कि इसका हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो निकलेगा वो इनके साथ मिल जाती है। तो चलिए साहब, इस तरह के रिएक्शंस हमने देखा और इस रिएक्शंस को थोड़े प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। तो ये एक अभिक्रिया है जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अक्सर हम भूलते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर क्या होगा उसके विलयन में। सांद्र पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर ये होगा। लेकिन अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में अगर हमने मिला दिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और मिलाने के बाद अगर मिलाते हैं और इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं,
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं और इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं, तब की स्थिति में यहाँ पर बात कुछ और हो जाएगा। यानी मैग्नीज सल्फेट जो बनता है यहाँ पर, ये जो मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड बनता है वो बना बन करके मैग्नीज सल्फेट बनने लगेगा। हम थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे तो चलिए इसी बात को लिखा है, सांद्रित H2SO4 के साथ गर्म करने पर, ये धीरे धीरे गर्म करने पर KMnO4 ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसी फिगर को लेकर के। तो हमने यहाँ पर गर्म क्या किया, हमने सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिलाया और इसे गर्म किया, तब क्या मिला, गर्म हमने हल्का गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, तेज गर्म नहीं कर रहे हैं, हल्का गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, पोटेशियम KMnO4 प्लस यहाँ पर भी हमने कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और H2SO4 के साथ रिएक्शन करा। इस रिएक्शन में ध्यान दें K जो है SO4 के साथ K2SO4 बनाएगा, Mn जो है SO4 के साथ MnSO4 बनाएगा, प्लस संतुलित करते हैं। K एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, मैं इसको 2 लिख देता हूँ, चलिए संतुलित कर रहा हूँ। फिर क्या मिला मुझे, SO4, देखिए SO4 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर अब देखो Mn जो 2 बार है तो इधर 2 बार करना है हमें, ये 2 बार हो गया, SO4 2 बार हो गया। चलिए K 2 बार, SO4 K 2 बार हो गया दोनों साइड, Mn 2 बार हो गया दोनों साइड। SO4 को चेक करो, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार है, यानी टोटल 3 बार इधर, मैंने इसको 3 कर दिया। 3 करते ही यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन हो गया 3H2 यानी कि 6 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहीं पे यूज़ नहीं हुआ है, देखिए 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बनाएगा H2O 3 टाइम्स, हाइड्रोजन 6 तो निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, 8 ऑक्सीजन में से अब बच गया 5 ऑक्सीजन। ओ अब यहाँ पर हमने कहा है कि ऑक्सीजन जो बनता है O2 गैस मुक्त करता है। O2 गैस का मतलब क्या हुआ, O2 ऑक्सीजन गैस, O2 लिखता हूँ तो इसको 5/2 लिख दूंगा। अगर मैं 5/2 नहीं लिखना चाहता हूँ तो मुझे इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को मैं या ऐसा लिख दूँ, 2 से गुणा कर दूं तो 4 KMnO4 प्लस 6 H2SO4 gives 2 K2SO4 प्लस 4 MnSO4 प्लस 6 H2O प्लस 5 O2 लिखूंगा। दोनों में से कोई भी आप लिखिए राइट है, रॉन्ग कभी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे, ऑक्सीकारक गुणों की बात करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में, सभी माध्यम में एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और अम्लीय माध्यम में सर्वाधिक अम्लीय होता है, क्षारीय माध्यम में थोड़ा दुर्बल होगा, उदासीन माध्यम में और भी दुर्बल होगा। तो हम यहां पर ये लिख ही देते हैं ताकि आपको याद रहे इस तरह से। तो ये हुआ एक ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है, परंतु अगर तुलना करें तो अम्लीय माध्यम में सर्वाधिक ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकारक मतलब वे पदार्थ जो दूसरे वाले पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है और खुद की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। अब कैसे ये ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, इस चीज़ को समझना है, आपको लाइन से समझना है बेटा। कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे तभी बात समझ में आएगी। और थोड़ा बात बता दूं, एक बात और, रिएक्शन के टाइम पर रिएक्शन कैसे किया जाता है इसकी मैं बेसिक क्लास में, 0 लेवल बेसिक क्लास में इसकी पूरी जानकारी आपको दे के बैठा हूं। यानी जिन बच्चों को रिएक्शन नहीं बनाने आता है उनको 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री की सारी वीडियोज़ कर लेना है और वहाँ पर मैंने सिखाया है कि आप रिएक्शन कैसे कर सकते हैं, रिएक्शन को सीख कह सकते हैं, कोई रिएक्शन क्या होती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक की रिएक्शन की बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक जब हम पढ़ेंगे तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन की बात करने वाले हैं। बच्चों, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना तराजू जैसा है। जैसे दुकान पर दोनों पलड़ों में वजन बराबर होना चाहिए, वैसे ही रिएक्शन के पहले और बाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो कुछ ऑक्सीकरण रिएक्शंस को समझें। पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीकरण रिएक्शन, पोटेशियम परमैंगनेट को अम्लीय माध्यम यानी तनु अम्ल में मिला देते हैं तो नवजात ऑक्सीजन देता है और वही ऑक्सीजन दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करती है, यानी एक ऑक्सीजन देने वाला पदार्थ है।
तो चलिए देखें पोटेशियम परमैंगनेट कैसे काम करेगा। पोटेशियम परमैंगनेट का Mn जो +7 के फॉर्म में होता है वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी +7 में ये क्या चीज़ है, Mn +7 में क्या चीज़ है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये है। लेकिन अगर Mn2+ की बात करें तो Mn2+ में ये क्या बना लेता है, MnSO4 बना लेता है। ऐसा कुछ रिएक्शन होने वाला है। तो इसी बात को हम आधार मानते हुए रिएक्शंस करते हैं। चलिए देखिए, KMnO4 H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है डाइल्यूट यानी कि तनु H2SO4 से। जरा समझें, यहां पर ये क्या चीज है बेटा, K+ है, Mn क्या चीज है, Mn+7 है। यहां पर क्या चीज है बेटा, H+ है और SO4 2- है। ये इनके साथ मिलकर के क्या बनाएगा, हमने बात पहले भी कर चुका है, K2SO4, क्योंकि आप जानते हो ऑक्सीडेशन नंबर क्रिस क्रॉस होता है। इसका 1 है तो SO4 1 होगा, इसका 2 है तो ये 2 हो गया। अब इनका क्या है, ये जो है Mn जब ऑक्सीकरण किसी का करता है यानी खुद का अपचयन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, जैसा कि मैंने यहां पर बताया। तो ये SO4 के साथ मिलकर के ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा MnSO4। ये छोटी सी बात को आप ध्यान रखते हुए किसी भी रिएक्शन को कवर कर सकते हो। चलो, KSO4 के साथ मिलकर बनाता है K2SO4 प्लस, MnSO4 के साथ मिलकर के बनाता है MnSO4 प्लस, और कुछ बनेगा। अब क्या बन रहा है, K यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो मैं इसको 2 कर दूं तो ये K ये पूरा का पूरा 2 बार हो गया, तो Mn भी 2 हो गया, तो Mn 2 बार हो गया, ये लीजिए। अब SO4 देखिए, SO4 1 और यहां पर 2, टोटल हो गया SO4 3 बार, तो हम इसको 3 H2SO4। अब हमारे पास बचा है बेटा यहाँ पर 6 H2 बचा है, यानी H2 जो है 3 बचा हुआ है, और ऑक्सीजन बता है 4 दूनी 8। इस 8 ऑक्सीजन के साथ हमारे पास 6 हाइड्रोजन बचा है। 6 हाइड्रोजन इसमें से ऑक्सीजन ले लेगा तो H2O बनाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2 बनाता है 3 बार। तो देखो ऑक्सीजन यहां से 3 निकल गया तो 5 ऑक्सीजन बचेगा। यहां से हाइड्रोजन 6 का 6 निकल गया तो क्या मिला देखिए, तो 3 टाइम्स H2O और 5 ऑक्सीजन मिलता है। ये 5 ऑक्सीजन है। उस ऑक्सीजन को हम कहेंगे नवजात ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन काम करेगा, नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करेगा। तो हम एक एक करके रिएक्शंस देखते चलते हैं। चलिए सबसे पहला रिएक्शन देखें, हाइड्रोजन साइनाइड का नहीं सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण। ये रिएक्शन याद रखिएगा, काम आएगा। अच्छा, मैं इसको नीचे कर दूंगा थोड़ी देर में, है ना। यहां पर एक चीज और पढ़ा देता हूं। एक बात और यहीं पर समझना कि यहां पर हुआ क्या है। यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, जबकि यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अगर हम इन दोनों को एक रिएक्शन के रूप में देखें तो हम क्या देख रहे हैं, जरा देखिए। Mn+7 से Mn+2 बन रहा है, यानी कि ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। 5 ऑक्सीडेशन में परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर हुआ क्या, किसी पदार्थ की तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां पर कर सकते हैं। यहां पर KMnO4 का इक्विवेलेंट मास यानी कि तुल्यांकी भार जिसको हम E से डिनोट करते हैं, होगा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कितना है, आणविक द्रव्यमान को M से दर्शाते थे, तो मैं यहां पर फिर भी लिख देता हूं, आणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता। संयोजकता में कितना परिवर्तन आया, इलेक्ट्रॉन परिवर्तन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन या ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे संयोजकता की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। कितने का आया, 7 में 2 गया तो 5 का अंतर आया, तो यहाँ पर होगा 158/5, यानी कि आप भाग दीजिए
5 तिया 15, 5 एकम 5 और 30 बचता है तो 5 छक्के, तो ये होगा इसका तुल्यांकी भार 31.6 होता है। तुल्यांकी भार हो गया 31.6। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण की कुछ क्रियाओं को देखिए। यहां पर हम हाइड्रोजन सल्फाइड के ऑक्सीकरण को देखें। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अगर पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन से गुजारेंगे तो सल्फर बना लेता है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी कलर का पदार्थ है और सल्फर जो है पीले रंग का पदार्थ है, तो वो पीले रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कैसे होगा, जरा देखें। सबसे पहले सिंपल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इस जगह पे होता क्या होगा, H2S पर ऑक्सीजन की क्रिया। ये ऑक्सीजन कहां से आया, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से आया। ये वाला ऑक्सीजन है, ये नवजात ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इनके साथ आता है और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, पानी बना के निकल जाएगा और खुद सल्फर मुक्त हो जाएगा। सल्फर क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं अपने घरों में गंधक। आपने देखा होगा गंधक, अपन नहीं देखे हो तो पूछ लेना घर में, हो सकता है आपके घर में भी हो या दुकानों में मिलता है। गंधक को सल्फर कहते हैं। तो सल्फर बनाना पीले रंग का क्रिस्टल होता है, पीले रंग का पदार्थ होता है। अब ये वाला रिएक्शन को इतना लिखने पर भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा अम्लीय KMnO4। बेटा इतना लिखने पर तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आपको, पर सवाल ये है कि आप डिटेल करना है आपको, तो कैसे करेंगे इस चीज को मैं समझाता हूं। पहली बात देखें, इसको 2 पदों में करेंगे। प्रथम पद में क्या होगा, ये जो क्रिया हुई है यही क्रिया आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है। तो प्रथम पद यानी अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट कैसे आपको ऑक्सीजन देता है, KMnO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। रिएक्शन आपको याद तक हो गया होगा, 3 टाइम्स था ये, और यहाँ पर पोटेशियम बनाता है K2SO4 और Mn बनाता है MnSO4 2 टाइम्स, और यहाँ पर 3 पानी भी मिला था आपको याद होगा, और यहाँ पर 5 ऑक्सीजन भी मिला था, वो भी याद होगा आपको। अब द्वितीय पद, सेकंड पद, द्वितीय पद क्या कि जो ये वाला रिएक्शन आप लिखिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन ही इस जगह पर रिएक्शन कर रहा था। H2O प्लस ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसके हाइड्रोजन, अच्छा H2S प्लस ये H2S गैस है ना, इसका हाइड्रोजन लेकर के बना लेता है पानी, और बच गया ये सल्फर। पहले रिएक्शन में 5 ऑक्सीजन मिला और 1 ऑक्सीजन बस उपयोग हुआ एक रिएक्शन में, तो 5 के 5 ऑक्सीजन बार यूज होगा, तो ये रिएक्शन कितने बार होगा, 5 बार होगा। तो हमने इसको लिखना है into 5। हमने 5 से क्यों गुणा किया, पहले रिएक्शन में 5 ऑक्सीजन मिला, एक रिएक्शन से काम चल जाता है इस रिएक्शन को होने में, तो इस रिएक्शन को 5 बार चला सकता है। 5 H2S के साथ 5 ऑक्सीजन आएगा और 5 पानी बनेगा और 5 S बनेगा। तो इस तरह से ये बन गया। हम इतना लिख करके भी काम चला सकते हैं, या अब इन रिएक्शंस को जोड़ दो, अभिकारक को अभिकारक की तरफ, उत्पाद को उत्पाद की तरफ जोड़ो। चलो इसको जोड़ते हैं, क्या मिलेगा देखिए, KMnO4 पूरा जोड़ रहा हूं एक बार फिर ताकि समझा सकूं, प्लस 3H2SO4 प्लस, अब इधर आओ नीचे, अभिकारक को अभिकारक के साइड में, तो ऑक्सीजन यहां पर देखिए ये 5 बार है, 5 बार है, 5 बार, क्योंकि 5 से पूरा गुणा कर दिया आपने, तो ये हुआ 5H2S प्लस 5 ऑक्सीजन gives K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 H2O है इधर और यहाँ पर 5 है, तो 5 3 8 हो गया, 8 H2O प्लस 5 ऑक्सीजन प्लस सल्फर 5। अब देखिए 5 ऑक्सीजन इधर भी है, 5 ऑक्सीजन उधर भी है, तो कट जाएगा, माइनस हो गया। तो हम इसे लिखें ना लिखें अपने पर डिपेंड करता है, ना लिखें ज़्यादा अच्छा क्योंकि बाद में काटेंगे। तो समझ जाओ उधर का 5 इधर आया, तो अभिकारक उत्पाद दोनों साइड में सेम चीज़ें हो तो उन्हें काट दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, यानी काटते नहीं एक्चुअली माइनस करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम
ये लिख दिया हमने, इसको काटना ही था तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, चलिए यहाँ पर भी हम इसको नहीं लिखे, तो जो कट जाता है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हुआ 5s। इस तरह से अब डिपेंड करता है आप ऐसा लिखना चाहते हो या ऐसा। अब डायरेक्ट ये लाइन भी लिख करके आप अपने मार्क्स ला सकते हो बेटा, लेकिन बात वही है कि बातों को समझना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। रिएक्शंस को 99% बच्चे, जहाँ तक स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, 99% बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इस तरह से इनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं और बोलते हैं कि सर हमें तो रिएक्शन नहीं आया बनाने। ये थोड़ा सा ध्यान देना। आयनिक फॉर्म में कैसे लिखना है वो अलग क्लास में होगा, यहाँ पर समझाना मुश्किल है। फिलहाल यहाँ पर समझा देंगे, लेकिन आप उसमें हवा हवाई हो जाएंगे। इससे पहले कि इन सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस ज़रूरी है आपको करना, तो प्रैक्टिस करें। मैं और भी रिएक्शंस दिखाता हूँ, आप समझते हुए आगे बढ़ें। यहाँ अगला है हमारे पास SO2 के साथ रिएक्शन, तो फिलहाल वही रिएक्शन होगा फिर से। तो शॉर्ट में लिखना है, हम डिटेल में लिख देते हैं, सीधे डिटेल में समझाते हैं। तो चलो, फर्स्ट स्टेप, प्रथम पद क्या होता है, KMnO4 2KMnO4 रिएक्शन तो आप जान चुके हो। आप 3 H2SO4 अभिक्रिया के बाद बनाता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 ऑक्सीजन। ये वाले रिएक्शन तो अब रट्टा हो गया तुम्हारा। द्वितीय पद, सेकंड स्टेप, ये जो SO2 है ये एक ऑक्सीजन ग्रहण करती है और जैसे ही ग्रहण करता है बनाता है ये SO3। SO3 के एक गुण है, उसको याद रखिएगा कि SO3 पानी के साथ मिलकर के SO3 पानी के साथ मिलकर के H2SO4 बनाता है। हमारे पास पानी है, ये भी पानी में घुला हुआ पदार्थ है, तो पानी तो बहुत है, तो ये जैसे ही बनेगा वो पानी से मिल जाएगा, तो ये बना लेगा। सो मैं पानी यहीं पे लिख दूं, ऊपर में ही लिख देता हूं, तो ये दोनों रिएक्शन एक साथ आ जाएगा। तो जैसे ये बना SO3, ये देखो, ये पानी और ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, फाइनली ये दोनों मिलकर के SO3 बना लिया और SO3 इनसे मिल गया, तो क्या बन गया, SO3 इनसे मिल गया तो बन गया H2SO4, यानी कि यहां पर बन गया H2SO4। के लीजिए, मैंने 4-5 स्टेप ना लेते हुए 2 स्टेप में कवर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से बन गया। अब बताओ, पहले रिएक्शन में 5 ऑक्सीजन बना और ये सिर्फ 1 ऑक्सीजन लेकर के काम चला रहा है, तो हम कर देते हैं 5 से गुणा, यानी कि 5 बार ये रिएक्शन चलेगा। रिएक्शन 5 बार चल गया। अब बताओ क्या होने वाला है भाई, आगे समझो इस चीज को कि दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए इनको यहां से जोड़ दें, तो अभिकारक जोड़ें तो कितना मिला, देखो तो 2KMnO4 प्लस H2SO4। देखो इस साइड में H2SO4 3 है, जबकि इस साइड में 5 है। इसका सीधा सा मतलब हुआ 3 5 घटे के ज़्यादा है, तो यहां पर बचेगा सिर्फ 2 H2SO4 मिला हमें। फिर इसके नीचे चलते हैं, SO2 5 बार है, ऑक्सीजन 5 कट गया, पानी यहां पर पानी 5 है और उस साइड में 3 है, तो सीधा मतलब इधर 5 में से 3 उधर माइनस हो गया, तो कितना बचा, 2 पानी। ये लीजिए। अब इधर देखिए क्या है, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस पानी तो निकल गया, पानी बन गया और कुछ भी नहीं बचा। तो यहां पर आपने इस रिएक्शन में देखा कि KMnO4 की अभिक्रिया हो रही है, तो SO2 पानी मिलकर के बनाता है H2SO4, K2SO4 और MnSO4 बनाता है। अब अगला रिएक्शन देखें, सोडियम सल्फाइड। तो बेटा मैं ये लास्ट वाला रिएक्शन लिखूंगा, इसको इस तरह जोड़ने के लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। मैं वो पार्ट बताता हूं जिसके बेस पर वो रिएक्शन हो जाएगा, तो बस आपको यहां पर अब हिंट करने लगूंगा। सोडियम सल्फाइड Na2SO3 है, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है, तो बनता है Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बना रहा है। वैसे ही पहला पद और द्वितीय पद में इस रिएक्शन को बना के देखिए, बन जाएगा आपसे। कोशिश करें, सब होगा, लेकिन ये कोशिश तभी कर सकते हैं जब पुरानी चीज़ों को आप बार बार कर लें।
तो फिर ये इधर नए में इस तरह की चीज़ मैं यहाँ पर अब हिंट करने लगा हूँ ना, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ना ये वाली चीज़, ऐसे ये वाली चीज़ से ही ये सब चीज़ डेवलप होता है, वैसे ही तो ये तभी। हाँ, अब अगला है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट होता है बेटा NaNO2, फिर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन के सोडियम नाइट्रेट बनता है, NaNO3 बनाता है, इसको भी रिएक्शन करना दो पदों में। सोडियम आर्सेनाइट, सोडियम आर्सेनाइट होता है Na3ASO3, सोडियम आर्सेनेट बनता, आर्सेनाइट से आर्सेनेट बनता है, आर्सेनेट बनेगा, और ये जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Na3ASO4 बनाता है। इसी तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्जेलिक एसिड, ये कैसे रिएक्शन करेगा। ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बिल्कुल प्रथम पद वही रहेगा, द्वितीय पद में ये आएगा और द्वितीय पद के साथ जोड़ करके फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो चलिए क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस दोनों हाइड्रोजन को लेकर के एक पानी बनाया और दो कार्बन डाइऑक्साइड, दो CO2 दो ठो मिल जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। इसी तरह से फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट का निर्माण होता है, इसको मैं पूरा बताता हूं एक बार। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट का निर्माण होता है, चलो देखते हैं। प्रथम पद क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, जरा समझें। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको पता है 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 ऑक्सीजन मिलता है। हम आपको बता दें, किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बात समझना और सीखने की ज़रूरत पड़ती है। हम सीख जाते हैं तो बहुत सारे रिएक्शंस बनने लग जाते हैं। बस आगे बढ़ो, अगला है सेकंड स्टेप, इसको ज़रा समझना है। फेरस सल्फेट होता है बेटा FeSO4, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर है FeSO4 से मैं यदि बनाना चाहूँ, सोचना ये बनता है बोले हैं, तो Fe2SO4 थ्राइस, तो कैसे बनेगा, इसी को संतुलित करते हैं। चलिए, अपने आप जवाब मिल जाएगा यहाँ से। Fe एक बार है, यहाँ पर Fe दो बार है, तो हम Fe2 लिख दें, यहाँ पर ट्वाइस नहीं लिख सकते हैं ना, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं बातें। अब ये दो हो गया, तो Fe दो बार हो गया, SO4 भी दो बार हो गया, जबकि यहाँ पर Fe दो बार है, SO4 तीन बार है, तो तीसरा कहाँ से आएगा, आप ये सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे H2SO4, तो आप देख लो, दो SO4 यहाँ से हो गया, एक SO4 यहाँ से हो गया, ये बन गया। लेकिन यहाँ से दो H बच गया है, इस H को निकालने के लिए पहले रिएक्शन से मैं एक ऑक्सीजन ले आऊंगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से मिल करके बना लेगा एक पानी। हो गया रिएक्शन कंप्लीट। पहला रिएक्शन 5 ऑक्सीजन दे रहा है, जबकि दूसरा वाला सिर्फ एक ऑक्सीजन ले रहा है, तो हम इसको पांचों ऑक्सीजन को उपयोग कराना है, तो हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा पूरे रिएक्शन। अब संतुलित कर, अब दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए, 5 ऑक्सीजन दोनों तरफ से कट जाएगा, ये बात पता चल गया। अब चेक करते हैं, ये 2KMnO4 प्लस H2SO4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, 5 से गुणा है, तो 5, तो 5 3 8 H2SO4 प्लस 5 ऑक्सीजन कट चुका है। अब यहाँ पर देखिए Fe 10 बार 10 FeSO4, फिर आगे बढ़ते हैं, K2SO4 2MnSO4, पानी है यहाँ पर 3 और यहाँ है 5, यानी कि 8 H2O प्लस, अब देखिए यहाँ पर बचा क्या है, 3 बार से 5 बार है, तो ये 5 मैं नीचे लिख दूँ, 5 Fe2SO4 थ्राइस, इस तरह से ये अभिक्रिया यहाँ पर हो जा रहा है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 5 Fe2SO4 थ्राइस। हाइड्रोजन परऑक्साइड को ये ऑक्सीजन में कैसे चेंज करेगा, फिर इसका मैं सेकंड स्टेप ही लिख रहा हूँ, देखो क्या होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2,
ऑक्सीजन के साथ, तो पहले रिएक्शन का जो मिला ऑक्सीजन वो उसके साथ मिल गया ये पानी, और एक ऑक्सीजन मिल करके O2 बन गया। इस तरह से Ki के साथ रिएक्शन को फिर मैं दिखा देता हूं पूरा बना के। तो देखो प्रथम पद, फर्स्ट स्टेप, KMnO4 2 times 3H2SO4, हमेशा याद रखना डाइल्यूट ऐसे करके लिखना H2SO4 को। तो मिल गया ये K2SO4 प्लस MnSO4 2 times और 3H2O प्लस 5 ऑक्सीजन। अब यहां पर देखिए सेकंड स्टेप में क्या दिखाई देती है। Ki H2SO4 से रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसका पोटेशियम जो है SO4 के साथ बना लेता है K2SO4, ये बनाएगा। तब हमारे पास ये होना चाहिए 2 बार, तो यहां से निकल गया इनके साथ। अब 2 आयोडीन बचा है जो I2 के रूप में निकल जाता है, प्लस बच गया आपके पास 2 हाइड्रोजन H2। तो ये पहले से मिले हुए ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये पानी बना लेगा। इस तरह से पहले में मिला है 5 ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन यूज किया है तो इंटू 5, अब ये बन गया ऐसा। अब देखिए क्या मिला, जोड़ दें 2KMnO4 प्लस 3, अच्छा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है, यानी टोटल हो गया 8 H2SO4 प्लस यहाँ पर 5 दूने 10 Ki, ऑक्सीजन कट चुका है। अब मिल गया हमको K2SO4 प्लस 2 टाइम्स MnSO4 प्लस पानी 3 और ये 5, 8, ऑक्सीजन 5 कट चुका है, यहाँ पर बचा है K2। अच्छा अब यहाँ पर K2 है, यहाँ पर 5 1 6 बार हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 5 बार है, 6 बार हो गया। और यहाँ पर बच गया I2, यानी कि 5 टाइम्स I2। इस तरह से रिएक्शन होने लगती है। I2 भी बैंगनी कलर का पदार्थ होता है, सॉलिड पदार्थ होता है, याद रखना। एल्कोहल का एसिटिल्डिहाइड में ऑक्सीकरण हो जाता है, तो एल्कोहल का एसिटिल्डिहाइड में ऑक्सीकरण के बारे में बात करेंगे। चलिए, एल्कोहल का एसिटिल्डिहाइड में ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इनको देखते हैं। CH3 CHH, मैं ओपन करके लिख रहा हूं ना स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और ये ऑक्सीजन कहां से आया, यहां से, अम्लीय KMnO4 से। तो ये ऑक्सीजन इसका H लेकर के निकल गया पानी। आप यहां पे लिख सकते हैं पानी, या फिर यहां पे लिख लीजिए। चलिए पानी यहां पे लिख देता हूं, पानी। और बचा क्या है, CH3CHO, एसिटिल्डिहाइड बनता है इस तरह से। आगे की जो पढ़ाई होगी पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में, इनके लिए क्लास लंबा हो जाएगा। तो मैंने अम्लीय माध्यम को पूरी तरह से आपको समझा दिया है। अगर आपको क्षारीय माध्यम में भी पढ़ना है रिएक्शंस, ऑक्सीकरण और उदासीन माध्यम, सॉरी, आगे की पढ़ाई जो होगी वो होगी क्षारीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, आगे की पढ़ाई होगी पोटेशियम, अरे यार, आगे की पढ़ाई होगी पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में। क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम को पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इनका डिटेल्स भी देखना चाहते हैं, जैसे कि आप अम्लीय माध्यम में देखे थे। तो अम्लीय माध्यम और में हमने पूरा लगभग रिएक्शंस देख लिए हैं, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम में देखना है। तो अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई तो ज़रूर आप लाइक बटन ज़रूर दबाइए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किसी तरह का आपका सुझाव हो कि किस तरह से क्लास होनी चाहिए ये हमें बताइए। बच्चों शेयर करो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर करते हो लोगों तक पहुंचती है हमारी क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचती है हमारी क्लास। तो हमें लगता है कि हाँ, हमारी किए गए मेहनत आपने देखा है और इस मेहनत को लगता है कि कहीं ना कहीं पुरस्कार मिला है। तो आप ज़रूर देखिए हमारी क्लास, और इस क्लास से आपको जो फ़ायदा मिलेगा आप समझ लेना बेटा कि आप कभी नहीं भूलोगे इन चीज़ों को।
और हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ कि रिएक्शन के आयनिक फॉर्म है ये भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको स्पेशल एक बार तैयार होना पड़ेगा इस प्रकार के रिएक्शन के साथ, तब जा करके आयनिक फॉर्म के रिएक्शन को समझ पाएंगे। कुछ लोग डायरेक्ट आयनिक फॉर्म के रिएक्शन को करते हैं, मैं जानता हूँ वो बच्चा सीखता नहीं है, रटता है। आप रटे नहीं, सीखें। तो आज की क्लास बस यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।